नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जिसमें आज हम सुनेंगे शिवानी जी की एक प्रसिद्ध कहानी लाटी, जो कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में संग्रहित एक प्रसिद्ध कहानी है। तो कहानी पर जाने से पहले संक्षिप्त सा परिचय शिवानी जी का भी देखते हैं। शिवानी हिंदी की एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थी और कहानीकार भी थी। उनका वास्तविक नाम गौरा पंत था। गौरा इनको रविंद्रनाथ टैगोर जी पुकारते थे, वहीं से उनको यह नाम मिला, किंतु लेखन ये शिवानी के नाम से करती थी। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1923 को विजयदशमी के दिन राजकोट, गुजरात में हुआ था। इनकी शिक्षा शांति निकेतन में हुई। 60 और 70 के दशक में इनकी लिखी कहानियाँ, उपन्यास हिंदी पाठकों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हुए और आज भी उनकी कहानियाँ उसी चाव से पढ़ी जाती हैं। आपका निधन 2003 में हुआ था। आपके उपन्यास भी बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध उपन्यासों में कृष्णकली, भैरवी और शांति निकेतन, विषकन्या, 14 फेरे, किशनूली आदि हैं। आपकी कहानियाँ भी बहुत ही प्रसिद्ध थी। लाल हवेली आपकी प्रथम कहानी है। इसके साथ ही आपने नथ जैसी प्रसिद्ध कहानी लिखी। तो ऐसी महान लेखिका की प्रसिद्ध कहानी है लाटी। तो आइए चलते हैं अधिक विलंब ना करते हुए शिवानी जी की कहानी पर। और मित्रों, आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरह की महत्वपूर्ण कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप सुनते रहें सभी लेखकों की महत्वपूर्ण कहानियाँ। लंबे देवदारों का झुरमुट झुक झुक कर गेठिया सैनिटोरियम की बलैयाँ सी ले रहा था। कांच की खिड़कियों पर सूरज की आड़ी तिरछी किरणें मरीजों के क्लांत चेहरे पर पड़कर उन्हें उठा देती थी। मौत की नगरी के मुसाफिरों के रोग जीर्ण पीले चेहरे सुबह की मीठी धूप में क्षण भर को खिल उठते। आज टीबी, सिरदर्द, जुकाम, खांसी की तरह आसानी से जीती जाने वाली बीमारी है, पर आज से कोई 20 साल पहले टीबी मृत्यु का जीवंत आह्वान था। बुआली से भी अधिक मांग तब गेठिया सैनिटोरियम की थी। काठ गोदाम से कुछ ही मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर गेठिया सैनिटोरियम के लाल लाल छतों के बंगले छोटे छोटे गुलदस्तों से सजे थे। 3 नंबर के बंगले का दुगना किराया देकर कप्तान जोशी स्वयं अपनी रोगिणी स्त्री के साथ रहते थे। बंगले में बरामदे में पत्नी के पलंग के पास वह दिन भर आराम कुर्सी डालकर बैठे रहते। कभी अपने हाथों से टेम्परेचर चार्ट भरते, कभी कभी समय देख देख कर दवाइयाँ देते। पास के बंगले के मरीज बड़ी तृष्णा और चाव से उनकी कबूतर सी जोड़ी देखते। ऐसी घातक बीमारी में कितने यत्न और स्नेह भाव से सेवा करता था कप्तान जोशी। कभी उसके आनंदित चेहरे पर झुलझुलाहट या खींच की अस्पष्ट रेखा नहीं उभरती। कभी वह घुंघराले बालों को ब्रश से संवारता, बड़े ही मीठे स्वर में पहाड़ी जोड़े गाता, जिनकी मिठास में तिब्बती बकरियों के गले में बंधी बस्ती रुंझुनी घंटियों सी छुनक रहती। पहाड़ी मरीजों के बिस्तरों से पुकार कर कहते, वाह कप्तान, एक और गाइए। कप्तान अपनी पलंग से घुली मिली सुंदरी बानो की ओर देख बड़े लाड से मुस्कुरा देता। बानो का गोरा चेहरा बीमारी से एकदम पीला पड़ गया और उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। शांत सरल दृष्टि से कप्तान दिन रात टुकुर टुकुर उसको देखती और वह कप्तान को देखती। विवाह के 2 वर्ष पश्चात यही उनकी वास्तविक हनीमून था, जहाँ न अम्मा, चाची और न ताई का शासन था, न नई बहू के घूंघट की बंदिश। पिंजड़े की चिड़िया आज़ाद कर दी गई, किंतु अब उसके कमज़ोर डैनों में उड़ने की ताकत नहीं थी। कप्तान उसकी दुर्बल तप्त हथेली को अपनी कसरती मुट्ठी में बड़े प्यार से दबाकर सहलाते, तो उसकी सींक सी कलाई की सोने की चूड़ी सर सर कर कोहनी तक सरक जाती। उन दिनों गेठिया का डॉक्टर एक अधेड़ स्विस था। एक दिन उसने कप्तान को अकेले में बुलाकर कहा, कप्तान, अभी तुम जवान हो, यह बीमारी जवानी की भूखी है। मैं देख रहा हूँ तुम जरा सा भी परहेज नहीं बरतती। मरीज की भूख को दवा से जीतना होगा, मोहब्बत से नहीं। क्षण भर को सब समझकर कप्तान लाल पड़ गया। उसके बूढ़े पिता के भी कई पत्र आ चुके थे और माँ ने भी रो रो कर चिट्ठियाँ डाल दी थी। मेरे 10-20 पूत नहीं है बेटा, यह बीमारी सत्यानाशी है। पर कप्तान पहले की तरह अलमस्त डोलता, कभी बानों के चिकने केसों को चूमता, कभी उसकी रेशमी पलकों को, कभी पास के प्राइवेट वार्ड के गुमान सिंह मालदार की गोल मटोल पत्नी से मजाक करता। सैनिटोरियम की मनहूस जिंदगी के काले आकाश में रूपदार ठकुरानी ही एकमात्र द्युतिमान तारिका थी। भरे भरे हाथ पैरों की चिकने चेहरे पर सदा मुस्कुराहट बिखेरती पूरे सैनिटोरियम की वे भाभी थी। उनके स्वास्थ्य के दुर्गम दुर्ग में भी न जाने बीमारी का घुन किस
आरक्षित छिद्र से प्रवेश पा गया। टीबी लगने की पीड़ा से कराहती वह अपनी कदर्य गालियों का अच्छा भंडार खोल देती। कभी लक्ष्यपति ससुर को लक्ष्य बनाती, है हमारे बुढ़ऊ आधी कुमाऊं के छत्रपति, पर बहू तीर्थाड़ को जा रही है, यानी शमशान को, तो उनकी भला से दुम उठाकर जिसे देखो वही बज्जाद नर से मादा निकला है। शाबाश, क्या पंच के स्टैंड का सेंस ऑफ ह्यूमर है। भाभी तबीयत भाग भाग कर दी। कप्तान कहता, एक मेरा साला खसम है, पी के धुत होगा किसी गोरी मैम को लेकर। 2 महीने से हरामी झांकने नहीं आया। दाढ़ी जार की ठठरी उठेगी तो मजाल मैं भी सुहाग उतारूं। फिर कहती वह, क्यों कोस रही हो भाभी। कप्तान कहता, प्रौढ़ नेपाली भाभी की सदाबहार हंसी से खिलखिलाती आंखें छलक उठती। शाबाश है कप्तान बेटा, तुझे देख मेरी छातियों में दूध उतर आता है। कैसी सेवा कर रहा है तू। और एक हमारे हैं कुतिया के जने, मिले तो मुँह उखाड़ हरामी के मुँह में ठूंस दूँ। कप्तान हंसते हंसते दोहरा हो जाता। मुँह से उखाड़ कर मुँह में ठूसने की बात कुछ ऐसी जम जाती कि वह भाग कर बानों को सुनाता। नेपाली भाभी के पति की असंख्य मोटरें अल्मोड़ा नैनीताल को घेरे रहती। चाय के बगीचों का अंत नहीं था, किंतु उनके वैभव ने पत्नी के प्रति प्रेम और मोह की बेड़ियां काट दी। 1 वर्ष से वे एक बार भी उसे देखने नहीं आए। एक दिन कप्तान ने देखा नेपाली भाभी की खांसी बहुत बढ़ गई है। खांसी का दौरा सा पड़ा और कप्तान भागकर देखने गया तो देखा रक्त के कुंड के बीच नेपाली भाभी का विराट गेहुआ देह निष्प्राण पड़ा था। पति की मूंछों को उसके मुंह में ठूसने का स्वप्न अधूरा छोड़ भाभी चली गई। कुछ दिनों तक कप्तान उदास हो गया। बानों की बड़ी बड़ी आंखों में भी उदासी के डेरे पड़ गए। जब ऐसी हंसती खेलती लाल लाल भाभी को मौत खींच ले गई तो हड्डियों का ढांचा मात्र बानू तो हवा में उड़ती रुई का फाहा थी। भाभी की मौत आकर जैसे उन दोनों के कान में कह गई, जिंदगी कुछ ही पलों की है। उन अमूल्य पलों के अमृत स्वरूप रस को अंतिम बूंद भी उन लोगों को छोड़ना मंजूर न था। नित्य निकट आती मौत ने बानों को चिड़चिड़ा बना दिया, पर जैसे इकलौते जिद्दी दुर्बल बालक की हर जिद से स्नेहमयी माता हंस खेल कर झेल लेती है, वैसे ही कप्तान हठीली बानों की हर जिद पूरी करता। वह कभी खिली चांदनी में बाहर जाने को मचलती तो अपनी खाकी और कोट में उसको लपेट अपनी देह से सटाए लंबे चीड़ों की छाया में बैठा रहता। बानों को विवाह के ठीक तीसरे ही दिन छोड़कर उसे बरसरा जाना पड़ा। उन 3 दिनों में खाकी वर्दी में कसे 6 फुटे शरीर और भूरी भूरी मूछों को देखकर बानो उससे जितना ही कटी कटी छिपी छिपी फिरती वह उतना ही उसको पाने के लिए उन्मत्त हो उठता। उसे देखते ही वह अपनी मेहंदी लगी नाजुक हथेलियों से लाज से गुलाबी चेहरा ढक लेती। दूसरे दिन बड़ी कठिनता से कप्तान उसके मुंह से बहुत धीमी फुसफुसाहट में उसका नाम कहलवा पाया। बहुत धीमे स्वर में ही प्रणय निवेदन की भूमिका बांधनी पड़ी, क्योंकि पास के कमरे में ही ताऊ जी लेटते थे। क्या नाम है तुम्हारा? उसकी तीखी ठुड्डी उठाकर कप्तान ने पूछा। बानो। उसके पतले होठ हिलकर रह गए। राम राम, मुसलमानी नाम, कप्तान ने हंसकर छेड़ दिया। सब यही कहते हैं, मैं क्या करूं? बानो की आंखें छलक उठी। मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था, कितना प्यारा नाम है। पहाड़ी नाम भी कोई नाम होते हैं भला? रुसली, पारुली, रमा, खष्टी। वह बोला, कितने साल की हो तुम बानो? इस आषाढ़ में मुझे 16वां लगेगा। बानो ऐसे उत्साह से बोले जैसे उसने आधी जिंदगी पार कर ली हो। कप्तान का दिल भर आया। अपनी खिलौने सी बहू को उसने खींच कर हृदय से लगा लिया। पहले वह अपने ताऊ और पिता से सख्त नाराज हो गया था। कहाँ वह ठसकेदार माँ का कप्तान और कहाँ हाई स्कूल पास छोकरी को पल्ले से बांध कर रख दिया। पर बालिका बानो की सरल आंखों का जादू उस पर चल गया। तीसरे दिन ही उसे बसरा जाना था। कप्तान बानो से विदा लेने गया तो वह कोने में बैठी छलिया कतर रही थी। उसकी पलकें भीगी थी और पति की आहट पाकर उसने घुटने में सिर डाल दिया। झट से जो कप्तान ने उसका माथा चूम लिया, उसका गला भराया। 3 दिन की ताजी सुंदरी नववधु को इस तरह छोड़कर जाना कप्तान को दुश्मन की गोली की तरह भयंकर लगा। इसके बाद 2 वर्षों तक कप्तान युद्ध की विभीषिका में भटक गया। बर्मा और बसरा के जंगलों में भटक भटक कर उसके साथी भैंसी बन गए थे, गंदे और अश्लील मजाक करते। फौजी अफसरों में कप्तान ही सबसे छोटी उम्र का था। बर्मा के युद्ध से स्तब्ध सड़कों पर चपल बर्मी रमणियों की कुटिल कटाक्षों का वहाँ अभाव नहीं था। फिर भी कप्तान अपनी जवानी को दांतों के बीच जीभ सा बचाता सेंध गया।
2 साल बाद घर पहुंचा तो दुनिया बदल चुकी थी। उन 2 वर्षों में बानो ने 7-7 नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के हौज बिने, पहाड़ की नुकीली छतों पर 5-5 से रूड़त पीसकर बड़ियां तोड़ी। कभी सुनती उसके पति को जापानियों ने कैद कर लिया, अब वह कभी नहीं लौटेगा। सास और चचिया सास के व्यंग बाण उसे छेद डालते। वह घुलती गई और एक दिन 6 की तच्छा कुंडली मार उसकी नन्ही छाती पर बैठ गया। उसे सैनिटेरियम भेज दिया गया। दूसरे ही दिन कप्तान बानो को देखने चला गया तो घर वालों के चेहरे लटक गए। गेठिया पहुंचा और एक प्राइवेट वार्ड के बरामदे में लेटी बानो को देख उसका कलेजा उछलकर मुंह को आ गया। 2 वर्षों में बानो घिसकर और भी बच्ची बन गई। कप्तान को देख उसकी तरल आंखें खुली की खुली रह गई। फिर आंसू टपकने लगे और कहने की कैफियत देने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। बानो की बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उलाहने सुना दिए। दोनों ने समझ लिया कि मिलन के वे क्षण मुट्ठी भर ही रह गए हैं। उन दिनों सैनिटेरियम में अत्यंत क्रूर नियम था। रोगियों को उनकी अंतिम अवस्था जानकर उन्हें घर भेज दिया जाता। सैनिटेरियम में प्रवेश सर्वथा निषिद्ध था। नेपाली भाभी की मृत्यु के बाद कप्तान और बानो मातम में डूब गए। चौथे दिन वे फिर हनीमून मनाने लगे। अपनी साड़ियों का बक्सा निकलवाकर बानो ने कई साड़ियों पर इस्त्री करवाई। बड़ी देर तक दोनों ने पेशेंस खेला। शाम होते ही बानो मुरझाने लगी। दिन भर उसके दस्त आ रहे थे और टीबी के मरीज को दस्त आना खतरे से खाली नहीं होता। डॉक्टर दलाल आया। उसने कप्तान को बाहर ले जाकर कमरा खाली करवाने का नोटिस दे दिया। कल ही ले जाना होगा। आई गिव हर टू डू 3 डेज, इससे ज़्यादा नहीं बचेगी। कप्तान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। घर जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। 3 रस भरे महीनों की मीठी मधुर धरोहर वह घर की कड़वाहट से अछूता ही रखना चाहता। भुआली के पास ही एक चाय की दुकान के नीचे साफ सुथरा कमरा, मृत्यु का पासपोर्ट पाए बानो जैसे अभागे मरीजों के लिए सदा मुंह फैलाए खुला रहता। सैनिटेरियम छोड़कर हम कल ही दूसरी जगह चले जाएंगे। बानो, यह साली तबीयत बोर हो रही है यहाँ पर। बड़े उत्साह और आनंद से कप्तान ने भूमिका बांधी, पर बानो का चेहरा फक पड़ गया। वह समझ गई आज उसे नोटिस दे दिया गया है। बड़ी रात तक कप्तान उसके गालों के पास अपना चेहरा ले जाकर गुनगुनाता रहा, बानो, मेरी बन्नो, मेरी बन्नू। फिर जब बानो को नींद आ गई तो वह भी अपने पलंग पर जाकर सो गया। सुबह उठा तो बानो पलंग पर नहीं थी। सोचा घिसटती बाथरूम तक चली गई होगी। जोश आने पर वह काफ़ी दूर तक चल लेती थी। बड़ी देर तक नहीं लौटी तो वह घबरा उठा। बानो कहीं नहीं थी। भागकर वह मरीजों के पास गया। डॉक्टर आया, नर्सें आई, चौकीदार आया, पर बानो कहीं नहीं थी। सैनिटेरियम में आज पहली बार ऐसी अनहोनी घटना घटी। दूसरे दिन बड़ी दूर रथी घाट पर बानो की साड़ी मिली। मृत्यु के आने से पूर्व वह अभागी स्वयं ही भागकर मृत्यु से मिलने चली गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि बानो ने डूबकर आत्महत्या कर ली। शोक से पागल होकर कप्तान उसकी साड़ी को छाती से चिपटाए फिरता था, किंतु मर्द की जवानी जाड़े की भयंकर लंबी रात के समान है जो काटे नहीं करती। एक ही साल में उसका फिर विवाह हुआ। अब के ताऊ और पिता ने खूब ठोंक पीट कर बहू छांटी। ऊंची, अगली, गोरी और एमए पास। कप्तान की नई पत्नी के पिता मेजर जनरल थे। 40 तमगे लगाकर उन्होंने कन्यादान किया। कप्तान बेचारा सहम कर रह गया। प्रभा इकलौती लड़की थी। फिर दूजे की बीवी जो बादशाह की घोड़ी से कम नहीं होती। उसके 100 नखरे उठाता कप्तान हंसना, खिलखिलाना और मौज मस्ती सब भूल गया। 4 साल में कप्तान को 2 बेटे और 1 बेटी देकर प्रभा ने धन संचय की ओर ध्यान लगाया। 16 सालों में कप्तान के बैंक बैलेंस में रुपयों और नोटों की मोटी तह जमा हो गई। फिर दोनों नैनीताल घूमने आए। कप्तान की थोड़ी सी तोंद निकल आई। चेहरा अभी भी मस्ताना था, पर मूंछों में अब वह ऐंठ नहीं रह गई। कनपटी के आसपास सफ़ेद बाल हो गए थे। 2 जवान लड़कों को कमीशन मिल गया। बेटी मिरांडा हाउस में पढ़ रही थी। नैनीताल आकर कप्तान के दिल में एक टीस सी उठी। काठ गोदाम से चलकर गेठिया दिखा। वह गुमसुम सा हो गया। नैनीताल के ग्रांड होटल में दोनों रुके। प्रभा बोली, चलो डार्लिंग, पहाड़ का इंटीरियर घूमा जाए। भुआली चलें? चिकन सैंडविच, रोस्ट मुर्ग पैक कराकर उसे अपनी फेट गाड़ी में डलवा भुआली की ओर मुड़ी। बगल में दामी चंदेरी साड़ी और बिना बाहों के ब्लाउज को से अपने मांसल शरीर की गोरी दमक बिखेरती प्रभा बैठी। भुआली की एक छोटी सी दुकान देख प्रभा ने गाड़ी रुकवा दी।
इसी दुकान में आज एकदम पहाड़ी स्टाइल में कलई के गिलास में चाय पियेंगे हनी, वह बोली। कप्तान अब मेजर था, मेजर की डिग्निटी कहाँ जाएगी, वह बोला। भाड़ में, कहकर प्रभा ने अपनी पेंसिल हील की जूतियाँ चटकाती वह दुकान में घुस गई। काठ की एक बेंच धुएं और कालिक से काली पड़ गई थी, उसी को झाड़कर दोनों बैठ गए। पहले कुछ देर तक पहाड़ी दुकानदार बहुत चक्का सा रह गया। लकड़ी के धुएं से एकदम काली केटली में चाय उबल रही थी। खूब गरम 2 गिलास चाय लाओ प्रधान, मेजर ने कहा, और दुकानदार का मुंह खुला ही रह गया। ऐसी अंग्रेजी में बोलने वाला अनोखा जोड़ा पहाड़ी कैसे हो गया, वह सोचने लगा। वह चाय बना ही रहा था कि अलग हलक करते वैष्णवी के दल ने भीतर घुस दुकान घेर ली। ओहो गुरु, भल दा, कह वैष्णवी ने बड़े प्रभुत्व स्वर में 16 गिलास चाय का आर्डर दे दिया। हेड वैष्णवी बड़ी ही मुखर और मर्दानी थी, इसी से शायद मर्दाने स्वर में बोली, सोचा बामण जू की दुकान में चाय पियाऊं छोरियों को, आज एकादशी है। क्यों नहीं, दुकानदार बोला। अरे लाटी भी आई है। अरे कहाँ जाएगे भागे, वैष्णवी ने कहा। प्रभा और मेजर की दृष्टि एक ही साथ लाठी पर पड़ी। कुत्सित बूढ़ी अधेर वैष्णवियों के बीच देवांगना सी सुंदर लाठी अपनी दाढ़िम सी दंत पक्ति दिखाकर हंस देती है। मेजर का शरीर सुन्न पड़ गया, स्वस्थ होकर जैसे साक्षात बानो ही बैठी थी। गालों पर स्वास्थ्य की लालिमा थी, कानों तक फैली आंखों में वह तरल स्निग्धता थी, और गूंगी जीवा का गूंगापन चेहरे पर फैलकर उससे और भी भोला बना रहा था। हाय, क्या यह गूंगी है? माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी, प्रभा बोली। हाँ सरकार, यह लाठी है, दुकानदार ने कहा, और मेजर के दिल पर आ गिरी भारी पत्थर की चट्टान उठ गई। क्या नाम है जी इसका? प्रभा ने मुक्त होकर लाठी को देखा। नाम जो होगा, अब तो वह बह गया मेम साहब, अब तो लाठी ही इसका नाम है, हेड वैष्णवी ने कहा। हमारे गुरु महाराज तो इसकी देह नदी में तैरती मिली, जीवड़ी इसकर कटकर गिर गई थी कहीं। राम जाने कौन था वह, गले में चरियो यानी मंगलसूत्र था, ब्याह हो गयो था। फिर हमारा गुरु महाराज ने इसको गुरु मंत्र दे दिया। भयंकर क्षय रोग था, एक एक शेर खून उगलता था, पर गुरु की शरण में आया तो सब रोग शोक ठीक हो गया। लाठी जीभ दिखा, धूं कर लाठी ने भुवन मोहिनी हंसी जीभ नहीं दिखाई। कुछ समझती नहीं साली, बस खाती है 2.5 शेर, सब भूल गया, हमारा ऑर्डर भी नहीं मानती। असंतुष्ट स्वर में मर्दानी वैष्णवी बोली। ओ माय गॉड, अपने आदमी को भी भूल गई? क्यों? प्रभा बोली। जो था सो था, इसको कुछ याद नहीं, खाली पिक हंसती रहती है हरामी, पर अब इसका मालिक और प्रभु इसका सहारा है। हाँ गुरु, कितना पैसा हुआ? हेड वैष्णवी ने पैसे चुकाए और उसका दल अलग बजाता हुआ उठ खड़ा हुआ। लाठी बैठी रही, मेजर एकटक उसे देखता रहा। यह वही बानो थी जिसे डॉक्टर दलाल और कक्कड़ जैसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने मृत्युंजय औषधि देकर भी स्वस्थ नहीं किया। उठ साली लाठी, हेड वैष्णवी ने हल्के से ठोकर को देखकर लाठी को उठाया। उठ साली लाठी, हेड वैष्णवी ने हल्की सी ठोकर से लाठी को उठाया। एक बार फिर अपनी मधुर हंसी से मेजर का हृदय बीन कर लाठी उठी और दल के पीछे पीछे चल दी। काश उसके भोले चेहरे से गाल सटाकर मेजर कह सकता, मेरी बानो, मेरी बन्नो। शायद उसकी गूंगी जुबान के नीचे दबी उसकी गूंगी पिछली जिंदगी बोल उठती, पर मेजर जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल आया था। पीछे लौटकर बिछड़े को लाना बड़ी मूर्खता होगी। 2 जवान बेटे और बेटी, राष्ट्रपति के सहभोजों में चमकती उसकी शानदार दूसरी बीवी, गरीब गूंगी लाठी का आना कैसे सह सकती थी? उठो डार्लिंग, लंच गर्म पानी में करेंगे, प्रभा ने कहा, और मेजर उठ खड़ा हुआ। कुछ ही पलों में वह बूढ़ा और खोखला सा हो गया था। बानो मर गई थी, अब तो वह लाठी थी। प्रभु ही अब उसका मालिक था और प्रभु ही उसका अब सहारा था। तो यह थी शिवानी जी की लिखी हुई प्रसिद्ध कहानी लाठी। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो इसी तरह महत्वपूर्ण तथ्यों से आपको पहले ही प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। तो फिर मिलेंगे इसी तरह महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।